आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने काव्य का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने चिड़िया, फूल तथा बच्चों जैसे प्रतीकों के द्वारा कविता की उड़ान, उसकी सुगंध और सीमाओं के पार उसकी पहुंच को रेखांकित किया है। तो कविता देखिए। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने से ली गई है। प्रसंग होगा इस काव्य में या इस पद में कवि ने चिड़िया के बहाने से कविता की असीम संभावनाओं को व्यक्त किया है। अर्थ होगा कवि कहते हैं कि कविता कवि के विचारों और भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता कवि के विचारों, भावों और कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि आगे स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया पंखों की सहायता से उड़ती है, उसी प्रकार कवि की कल्पना के सहारे कवि भी अपनी कल्पना के सहारे कविता में अपने मन के भावों को प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पर कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कविता की जो उड़ान होती है, उसकी कल्पना की सीमा असीम और अनंत होती है, जबकि चिड़िया के उड़ने की अपनी एक सीमा होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर। कवि बताते हैं कि चिड़िया जब अपने पंखों की सहायता से उड़ती है तो उसकी अपनी एक सीमित सीमा होती है। वह ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर, घर के बाहर एक सीमित सीमा तक उड़ सकती है। लेकिन कविता के पंख लगा के उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि यहाँ बताना चाहता है कि चिड़िया अपने पंखों की सहायता से उड़ती तो है, लेकिन उसके उड़ान की अपनी एक सीमा होती है। वह एक घर से दूसरे घर, घर के बाहर और घर के भीतर उड़ती है। लेकिन जब कवि की कविता जब कल्पना के पंखों की सहायता से उड़ती है तो उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती है। कवि कहना चाहते हैं कि कविता की असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि कविता के कल्पना की सहायता से भरी जाने वाली उड़ान बताया है, लेकिन चिड़िया की उड़ान से उसकी बराबरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि की जो भाषा है वह सरल और सहज है। यहाँ पर कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। वक्रोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण कविता के पंख लगाकर उड़ने में यहाँ पर मानवीकरण है। इस घर उस घर, बाहर भीतर, ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने।
यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि कुंवर नारायण और कविता के बहाने। प्रसंग होगा इस पद में कवि कविता की तुलना फूल और उसकी सुगंध से कर रहा है। अर्थ होगा कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता और फूल दोनों खिलते हैं। दोनों का जो प्रभाव होता है वह कैसा होता है? आनंद देने वाला होता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कवि कहते हैं कि कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती है, क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। कवि बताते हैं कि जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध की अपनी एक सीमा होती है। उसकी सुगंध उसके पास वाले स्थान तक ही फैलती है, और कविता की जो सुगंध होती है, कविता का जो सरलता होती है, जो उसमें रस होता है, उसकी अपनी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि कविता से प्राप्त आनंद समस्त विश्व को सुख देता है। कवि आगे बताना चाहते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि आगे बताते हैं कि फूल कुछ दिनों के बाद फूल मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, लेकिन कविता की जो सरसता है, कविता से जो प्राप्त होने वाला जो आनंद है, वह लंबे समय तक रहता है और संपूर्ण संसार को आनंद का अनुभव कराती रहती है। यानी कविता को अगर वह पुरानी भी हो जाती है तो भी वह आनंद देने वाली होती है ना। तो यहाँ पर कवि ने फूल और कविता की समानता उनके खिलने में बताई है कि दोनों खिलते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन फूल क्या होता है? जब खिलता है तो अपनी सुगंध बिखेरता है, उसकी अपनी एक सीमा होती है। लेकिन जब कवि की जब कविता विकसित होती है तो वह रस तो प्रदान करती है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं होती है ना। फूल की जो सुगंध है वह ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के घरों के बाहर और भीतर के लोगों को आनंद लेती है ना। उसकी जो सुगंध है वह दूर के स्थानों तक नहीं पहुंच पाती है, और जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, उसका रस कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी समय बीतने पर भी उसका जो कविता का आनंद देने वाला जो भाव होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि कविता कभी भी पुरानी नहीं होती है, वह हर समय हर काल में लोगों को आनंद देने वाली होती है। तो यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि फूल और कविता दोनों में केवल एक ही समानता है कि वह खिलते हैं, लेकिन उनकी तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, यमक अलंकार है और व्यतिरेक अलंकार है। कवि की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल भाषा है ना। आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर कवि ने अपनी कविता की तुलना बच्चों के खेल से की है। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे घर के बाहर अंदर एक घर से दूसरे घर तक रोक टोक खेलते हैं। वे अपने खेल के द्वारा सभी घरों को एक दूसरे से
जोड़ते हैं। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने। जब बच्चे खेलते हैं तो वे अपने खेल के द्वारा सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं और उनके खेल के द्वारा सभी भेदभाव मिट जाते हैं और एकता स्थापित हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बच्चों में एकता पैदा करने की क्षमता होती है। कवि बच्चों के खेल से कविता की तुलना करते हुए कहते हैं कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह होती है। कवि अपने मन के भावों और विचारों की कल्पना करके उनके साथ खेलता है। किनके साथ? शब्दों के साथ, है ना। और जब वह व्यक्त करता है तो कविता का जो प्रभाव है वह श्रोता और पाठकों पर होता है। कवि का आनंद, कविता का जो आनंद होता है वह सभी देश के लोगों को प्रभावित करता है। अर्थात लोगों के बीच में दूरियां मिटाकर संसार में एकता कविता से स्थापित की जा सकती है। यहाँ पर कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हुए कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ खेलने चले जाते हैं, इसी प्रकार एक अच्छी कविता भी बिना किसी भेदभाव के सभी का मनोरंजन करती है। बच्चे जिस प्रकार अपने खेल से एक घर को दूसरे घर से जोड़ते हैं, कवि भी उसी प्रकार अपनी कविता के माध्यम से एक समाज से दूसरे समाज को, एक देश से दूसरे देश को समझने का अवसर देता है और उन्हें मिलाने का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर कवि की जो भाषा है वह सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है, प्रभावशाली भाषा है ना। और अनुप्रास अलंकार है, जैसे बाहर भीतर, यह घर वह घर, बच्चों के बहाने, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।